हेलो एंड वेलकम बैक टू एज ट्रेडिंग ऑफिशियल। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग प्राइस एक्शन डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं खुद भी प्राइस एक्शन यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग के लिए, और अगर प्राइस एक्शन आपको अच्छे से समझ गया तो आपको और किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। SMC, ICT ये सारे बहुत ओवर कॉम्प्लिकेटेड है और आपको सिंपली प्राइस एक्शन यूज़ करके मार्केट में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस और प्रॉफिट मिलने वाला है। तो अगर आप प्राइस एक्शन और ये वीडियो आखिर तक देखते हो और इस वीडियो से सारी चीज़ें नोट डाउन करके उसको बैक टेस्ट करते हो तो आई गारंटी यू कि आप लॉसेस कम करोगे और प्रॉफिट्स ज़्यादा। मतलब आप प्राइस एक्शन मास्टरी कर लोगे और आपको प्राइस एक्शन यूज़ करके मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई करते आएगी और आपको ट्रेड में एंटर और एग्जिट भी लेते आएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स जस्ट डायरेक्टली जंप इनटू द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जान लेते हैं कि आप इस कोर्स में क्या सीखने वाले हो। आप इस कोर्स में सीखने वाले हो पहली चीज़ व्हाट इज़ प्राइस एक्शन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिर उसके बाद में आप सेकेंड चैप्टर में सीखोगे इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स एंड फॉर्मेशंस। फिर उसके बाद आप सीखोगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन विथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। फिर उसके बाद में और आप सीखोगे प्राइस एक्शन ब्रेकआउट ट्रेडिंग, मतलब जो ब्रेकआउट्स होते हैं आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और उसके बाद में आपको सीखना है द इम्पॉर्टेंस ऑफ वॉल्यूम। इस चैप्टर में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा और वॉल्यूम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग का, तो आपको ये वीडियो आखिर तक देखनी होगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्राइस एक्शन इंडिकेटर्स। अब मैं ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, मैं बोलता हूँ हमेशा कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग हम लोग विदाउट इंडिकेटर्स करते हैं, बट लिसन मी आउट, ठीक है। ये इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स नहीं है जो क्रॉस कर गया और बाय कर लो या फिर ये ऊपर चले गया तो सेल कर लो, दैट इज़ नॉट दैट। ये इंडिकेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कि कहाँ पे आप कन्फर्मेशंस देख सकते हो और प्राइस एक्शन सीख के एंटर कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम पहले समझते हैं व्हाट इज प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन ये एक बहुत मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है। प्राइस एक्शन समझने का सिंपल तरीका है कि ये देखना कि प्राइस अभी कैसे मूव कर रही है, मतलब जो करंट कैंडल है या फिर जो प्रीवियस 2 कैंडल्स है या 3 कैंडल्स है वो कैसे मूव कर रही है, उसको देखकर हमें समझना होगा कि प्राइस एक्शन क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इस चार्ट पे जूम इन कर ले तो प्राइस एक्शन ये नहीं होता कि हमें बस ये जोन्स मार्क करना है, पर ये होता है कि ये पर्टिकुलर लेवल्स पे मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है। अगर आप पहले सपोर्ट के टच को देखोगे तो उसका रिएक्शन अलग है बाकी 2 सपोर्ट टचेस से, और अगर आप फर्स्ट रेजिस्टेंस टच को देखोगे तो ये एकदम डिफरेंट रिएक्शन है सेकेंड टच से, ठीक है। मतलब प्राइस सेम लेवल पर हर टच पे अलग अलग रिएक्ट करती है, और प्राइस एक्शन का मतलब ही ये है कि इन रिएक्शंस के इन छोटी छोटी डिटेल्स को समझना और उन डिटेल्स को यूज करना बेटर ट्रेडिंग डिसीजंस लेने के लिए। और ये थर्ड पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइस एक्शन इज माइक्रो, मार्केट स्ट्रक्चर इज मैक्रो। शायद आपने पहले मार्केट स्ट्रक्चर का टर्म सुना होगा, और मार्केट स्ट्रक्चर बेसिकली तब होता है जब हम इसको जूम आउट करके पूरा देखते हैं। मतलब अभी ये चार्ट है, इसको हम लोग अगर जूम आउट करके देखते हैं तो ये हमारा मार्केट स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं फॉर एग्जांपल ट्रेंड्स, मेजर रेजिस्टेंस लेवल, स्विंग्स, पुल बैक्स और सारी कुछ चीज़ें, ठीक है। फिर उसके बाद में और वही प्राइस एक्शन होता है माइक्रो। माइक्रो का मतलब इसको जूम करके इन छोटी छोटी डिटेल्स को एनालाइज करना और इसके भरोसे आपको ट्रेडिंग डिसीजंस लेने होंगे। प्राइस एक्शन का एक्चुअल मीनिंग समझने के बाद अब हम कुछ इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में जानेंगे। अब क्वेश्चन आता है कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते क्या है। कैंडलस्टिक पैटर्न एक या मल्टीपल कैंडल्स का कॉम्बिनेशन होता है जो प्राइस रिवर्सल या प्राइस कंटिन्यूएशन इंडिकेट करता है। स्क्रीन पर आपको कुछ अलग अलग कैंडलस्टिक पैटर्न्स एंड फॉर्मेशंस के एग्जाम्पल देखने मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ये लेफ्ट साइड का एक प्राइस कंटिन्यूएशन का एग्जाम्पल देखें तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है इस वजह से क्योंकि इस प्राइस के आने से पहले मार्केट एक अप ट्रेंड में था, और जैसे ही ये पैटर्न बना और इस पैटर्न का गोल था ट्रेंड को अप साइड कंटिन्यू करना। अगर आप मिडल वाले पैटर्न को देखोगे तो
पैटर्न से पहले एक अप ट्रेंड था, लेकिन इस पैटर्न का गोल प्राइस को रिवर्स करना था और वैसे ही मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगा। ये एक प्राइस रिवर्सल पैटर्न का एग्जांपल है। और वैसे ही अगर आप एक थर्ड एग्जांपल देखोगे तो आपको देखने मिलेगा मार्केट पहले डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, फिर जैसे ही ये पैटर्न फॉर्म हुआ मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगा। सो ये भी एक प्राइस रिवर्सल पैटर्न का एग्जांपल था। कैंडलस्टिक पैटर्न प्राइस एक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न हमें ये बताता है छोटी छोटी डिटेल्स को एनालाइज करके कि मार्केट आगे क्या कर सकता है। जैसे हम लोग समझे हैं कि प्राइस एक्शन का डेफिनेशन ही ये है कि आपको चार्ट में जूम इन करना है और आपको छोटी छोटी चीजें आइडेंटिफाई करनी है। और कैंडलस्टिक पैटर्न्स एंड फॉर्मेशंस वही करता है कि ये आपको हिंट्स देते हैं कि आगे मार्केट क्या कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा वी आर एनालाइजिंग। और कैंडलस्टिक पैटर्न समझने के बाद आपको दो कैंडल पैटर्न्स समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट इज हैमर पैटर्न और सेकंड है शूटिंग स्टार पैटर्न। अब इन दोनों को समझने से पहले हम लोग कैंडल समझ लेते हैं। कैंडल्स को समझने के लिए चार इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, दैट इज OHLC। O का मतलब है ओपन, H का मतलब है हाई, L का मतलब है लो और C का मतलब है क्लोज। अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। अब कैंडल दो प्रकार की होती है, एक कैंडल होती है ग्रीन कैंडल, सेकंड कैंडल होती है रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल ये इंडिकेट करती है कि आपका जो प्राइस है मार्केट का वो ऊपर बढ़ा है, इसीलिए वो ग्रीन कैंडल होती है। और अगर मार्केट का प्राइस नीचे जाता है, किसी एसेट का प्राइस नीचे जाता है, तो वहां पे एक रेड कैंडल बनती है। अब मैं आपको समझाता हूं, ये है ओपन, ये है हाई, ये है लो और ये है क्लोज। अब मान लेते हैं कि एक 15 मिनट कैंडल है, तो ये 15 मिनट की कैंडल में जो मार्केट की प्राइस ओपन हुई थी वो मान लेते हैं 60 पे ओपन हुई थी, वो बढ़ के 90 तक गई, बट फिर वो रिड्यूस होके सीधा 30 तक भी आई और फिर जाकर ऊपर आके वो 80 पे क्लोज हो गई। तो 60 से लेकर अगर कैंडल 80 के प्राइस पे क्लोज होती है तो इसे हम लोग एक ग्रीन कैंडल कंसिडर करेंगे। और वही अगर 60 पे ओपन होके मार्केट और कैंडल अगर 50 पे क्लोज होती है तो इसे हम लोग एक रेड कैंडल समझेंगे। अब हम लोगों ने कैंडल तो समझ लिया, अब हम समझते हैं हैमर पैटर्न होता क्या है। ये जो आपको लेफ्ट साइड में पैटर्न दिख रहा है वो एक हैमर है, जो एक सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, मतलब सिर्फ एक कैंडल से बनता है। और एक वैलिड हैमर पैटर्न आइडेंटिफाई करने के लिए चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। तो इसमें से जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कि हैमर पैटर्न आइडेंटिफाई करने के लिए स्मॉल रियल बॉडी चाहिए और जो आपका लोअर विक है वो बहुत बड़ा रहना चाहिए। ठीक है, अब रियल बॉडी कैंडल का वाइड पार्ट होता है, विक्स कैंडल के ऊपर और नीचे की लाइंस होती है, उन्हें विक्स कहते हैं। और एक हैमर में लोअर विक रियल बॉडी से कम 2 गुना लंबी होनी चाहिए, लेकिन प्रिफरेबली 3 गुना या 4 गुना होनी चाहिए। मतलब अगर हम लोग ये देखते हैं तो ये जो रियल बॉडी है और ये जो लोअर विक है, ये लोअर विक रियल बॉडी के 3 से 4 गुना हमें दिखाई दे रही है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो लोअर विक है वो रियल बॉडी से कम 2 गुना या फिर प्रिफरेबली ये रहेगा कि 3 से 4 गुना लंबी होनी चाहिए, तभी जाकर उसे हम लोग एक वैलिड हैमर समझेंगे। और इसके साथ साथ ऊपर वाली विक जो है ये बहुत छोटी होनी चाहिए या फिर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलो मैं आपको एक टास्क देता हूँ, आपको इस चार्ट को थोड़ा सा जूम इन करना है और आपको यहाँ पर एक वैलिड हैमर कैंडल ढूंढ के निकालना है और उस कैंडल को आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको एक वैलिड हैमर ढूंढना है तो एक हिंट है कि हैमर का कलर ग्रीन भी हो सकता है या रेड भी हो सकता है। दूसरा हिंट ये है कि हैमर पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है, मतलब पहले डाउन ट्रेंड होता है फिर मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में रिवर्सल लेता है, मतलब पहले मार्केट नीचे आता है और वहीं से रिवर्सल लेके मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है। एक और हिंट मैं आपको देता हूं
कि ये हैमर जो है वो एक सपोर्ट लेवल के आसपास है। अब आपको वीडियो पॉज करके हैमर पैटर्न ढूंढना है। अगर आपने सही से देखा होगा तो हैमर पैटर्न यहाँ पे है। इस पैटर्न का एक स्मॉल रियल बॉडी है और लॉन्ग लोअर विक है। और अब आप देख सकते हैं कि इस हैमर से पहले एक डाउन ट्रेंड था, हैमर बना और फिर प्राइस अपसाइड रिवर्सल हो गया। अब आते हैं शूटिंग स्टार पैटर्न पर। राइट साइड पे शूटिंग स्टार का एक एग्जांपल है। शूटिंग स्टार हैमर जैसा ही होता है, बस ये उल्टा होता है। अगर आप देखोगे हैमर पैटर्न का एग्जैक्ट उल्टा शूटिंग स्टार है, ठीक है। शूटिंग स्टार में भी एक स्मॉल रियल बॉडी होती है, लेकिन अपर विक लॉन्ग होती है। अपर विक कम से कम रियल बॉडी से 2 गुना या 3 गुना लंबी होनी चाहिए, लेकिन 3 या 4 गुना ज़्यादा अच्छा होता है। लोअर विक या तो छोटी होनी चाहिए या तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसका रियल बॉडी का कलर ग्रीन या रेड दोनों हो सकता है, लेकिन रेड कलर थोड़ा ज़्यादा बियरिश होता है। शूटिंग स्टार एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है, मतलब इस पैटर्न के आने से पहले अप ट्रेंड होता है, फिर पैटर्न अपीयर होता है और उसके बाद प्राइस डाउनवर्ड रिवर्सल करता है। अब आप एक बार चार्ट को ध्यान से देखिए और एक वैलिड शूटिंग स्टार पैटर्न ढूंढने की कोशिश कीजिए। अगर आप देखें तो कुछ कैंडल्स शूटिंग स्टार जैसी दिख रही है, लेकिन वो वैलिड नहीं है क्योंकि उनके पहले अप ट्रेंड नहीं है, और एक वैलिड शूटिंग स्टार यहाँ पर है और ये प्राइस को नीचे रिवर्सल करने का सिग्नल देती है। अगर शूटिंग स्टार एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड ट्रेंड के बाद आता है तो वो और भी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो हमारा कंक्लूजन ये है कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स और फॉर्मेशंस ये प्राइस एक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और कुछ इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स हम लोग आगे भी देखेंगे। अब जो नेक्स्ट पैटर्न मैं आपको सिखाना चाहता हूँ वो है इंगल्फिंग पैटर्न। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि शूटिंग स्टार और हैमर पैटर्न ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये हर बार बनते हैं और ये आपको एक हिंट देती है कि मार्केट अब क्या कर सकता है, क्या वो रिवर्सल लेने वाला है या वो कंटिन्यूएशन करने वाला है। तो आपको हैमर पैटर्न और शूटिंग स्टार पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। और ऐसे ही इंगल्फिंग पैटर्न भी होता है। इंगल्फिंग पैटर्न ये भी ऑफनली आपको देखने मिलेगा, बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, क्योंकि इस पैटर्न को समझने के बाद आपको समझ जाएगा कि मार्केट कहाँ से रिवर्सल लेने वाला है। अब इंगल्फिंग पैटर्न 2 टाइप्स के होते हैं। एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न जो प्राइस को अपसाइड लेके जाता है, और एक बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न जो प्राइस को डाउनवर्ड लेके जाता है। अब पहले देखते हैं बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, मतलब इस पैटर्न के आने के पहले एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है, बट जैसे ही ये पैटर्न आपको देखने मिलता है वैसे ही मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है। और इंगल्फिंग पैटर्न ये 2 कैंडल्स का कॉम्बिनेशन होता है, एक रेड कैंडल और दूसरी ग्रीन कैंडल। ये दोनों कैंडल्स जब मिलते हैं तभी जाकर एक इंगल्फिंग पैटर्न बनता है। अब हम समझ लेते हैं बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न्स के कुछ रूल्स। पहली कैंडल एक रेड कैंडल होती है जो एक डाउनवर्ड डायरेक्शन के बाद आती है, और ये जो दूसरी कैंडल होती है ये ग्रीन कैंडल होती है जो या तो सेम लेवल पर ओपन होती है या फिर उसके थोड़ा नीचे ओपन होती है। ग्रीन कैंडल का जो क्लोज होगा वो हमेशा रेड कैंडल के ऊपर होना चाहिए, तभी जाकर हम लोग उसे एक वैलिड इंगल्फिंग पैटर्न समझ सकते हैं। जब ये ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को पूरी तरह इंगल्फ कर लेती है तब ये पैटर्न कंफर्म होता है। वैसे ही अगर हम लोग बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न देखना समझे तो बियरिश रिवर्सल पैटर्न होता है। तो बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है, मतलब इस पैटर्न के आने से पहले एक अप ट्रेंड होता है, और जैसे ही ये पैटर्न दिखता है, बनता है, वैसे ही मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है। अब इसके भी कुछ रूल्स होते हैं। पहली कैंडल जो है ये ग्रीन कैंडल होती है जो एक अप ट्रेंड के बाद आती है। दूसरी जो कैंडल होती है वो एक रेड कैंडल होती है जो सेम लेवल पर ओपन होती है या फिर उसके ऊपर ओपन होती है। रेड कैंडल का जो क्लोजिंग है वो हमेशा ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग के नीचे रहना चाहिए,
और जब ये रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को पूरी तरह इनगल्फ कर लेती है तभी ये पैटर्न कंफर्म होता है। अब मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि आप इस चार्ट में खुद से एक बुलिश और बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न ढूंढने की कोशिश करें। अब चाहे तो आप वीडियो पॉज कर सकते हो और वीडियो पॉज करने के बाद आपको वो पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है। अब हम लोग पहले बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न का एग्जांपल समझ लेते हैं। पहले एक डाउन ट्रेंड था, जैसे ही ये कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, जैसे ही ये पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, वैसे ही मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगा, मतलब कि एक बुलिश रिवर्सल हम लोगों को देखने मिला। अब अगर आप देखोगे, कैंडल 1 एक रेड कैंडल है, कैंडल 2 एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है जो रेड कैंडल को पूरी तरीके से इनगल्फ कर चुकी है। ये पैटर्न एक की सपोर्ट लेवल पर बना है जिसमें प्राइस पहले भी बाउंस ले चुका था। की सपोर्ट लेवल पर इनगल्फिंग पैटर्न और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब अगर हमें एक बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न का एग्जाम्पल देखना है तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पहले एक अप ट्रेंड था, जैसे ही ये पैटर्न आया वैसे ही मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगा। अब अगर आप जूम करके देखोगे तो ये रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल को पूरी तरीके से इनगल्फ कर लिया है। कैंडल की जो ओपनिंग है वो सेम लेवल पे है और जो रेड कैंडल बनी है उसकी जो क्लोजिंग है वो ग्रीन कैंडल से बहुत नीचे लेवल पे है, राइट। और ये कैंडल फॉर्मेशन बनने के बाद एक शार्प डिक्लाइन आया है हमारे प्राइस में। लेकिन एक बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न फेल भी हो सकता है, क्योंकि एक तो उसे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या फिर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का बैकिंग नहीं मिला तब। अब हमें ये समझना है कि ये पैटर्न फेल क्यों हुआ। हर पैटर्न सक्सेसफुल नहीं होता। अगर ये इनगल्फिंग पैटर्न किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस के आसपास नहीं होता तब ये एक वीक पैटर्न हो जाता है। मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइस एक्शन का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको एक पैटर्न आइडेंटिफाई करने के लिए। आपको जूम इन करके नहीं देखना है, आपको जूम आउट करके भी लेवल्स मार्क करने होंगे। आपको सिर्फ जूम इन करके प्राइस एक्शन नहीं देखना होता, आपको मार्केट स्ट्रक्चर भी देखना होता है। आपको लेवल्स मार्क करनी होती है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, और वैसे ही आपको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल मार्क करनी होगी और उसके हिसाब से आपको ये पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने होंगे। तो आपको हमेशा इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करना होगा। तो आपको हमेशा प्राइस एक्शन और हमारे मार्केट स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन यूज करना होगा। आपको सिर्फ जूम इन करके नहीं, आपको चार्ट को जूम आउट करके भी ट्रेंड्स को देख के, लेवल्स को देख के और इन दोनों को कंसिडर करके आपको चीज़ें परखनी होगी और जाननी होगी और आइडेंटिफाई करना होगा। तभी जाके आपको ट्रेडिंग डिसीजंस लेने होंगे, आपको कब एंट्री लेना है, कब एग्जिट लेना है, ये दोनों चीज़ें मिलके डिसाइड करेंगी। अब हम लोग इनगल्फिंग पैटर्न तो समझ गए, अब हम समझते हैं एक और इंपॉर्टेंट पैटर्न, दैट इज डोजी कैंडल। डोजी कैंडल एक बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न होता है और इसके कई सारे वेरिएंट्स आपको देखने मिलेंगे। आप लोग यहाँ देख सकते हो कि डोजी कैंडल के काफ़ी डिफरेंट वेरिएशंस होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डोजी कैंडल का ओपन और क्लोज लगभग एक ही लेवल पे होना चाहिए। जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे एक ही लेवल पे मार्केट ओपन हुआ और उसी लेवल पे मार्केट क्लोज हुआ, मतलब कि ये कैंडल एक डोजी कैंडल कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लॉन्ग लेग डोजी कैंडल को देख लो, कैंडल यहाँ पे ओपन होती है, फिर प्राइस नीचे जाता है लोएस्ट पॉइंट तक और फिर वहां से प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट करता है हाईएस्ट पॉइंट तक, बट एट द एंड प्राइस नीचे आकर उसी सेम लेवल पे क्लोज हो जाती है। इसी को हम लोग डोजी कैंडल कहते हैं और ये एक एग्जांपल लॉन्ग लेग डोजी कैंडल का है। अब आप लोग सोच रहे होंगे डोजी कैंडल प्राइस एक्शन में बताता क्या है। अब मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं क्लासिक डोजी कैंडल के बारे में। ये एक अनसर्टेनिटी सिग्नल करता है। ये पैटर्न मार्केट के कंफ्यूजन को दिखाता है। प्राइस ऊपर भी गया
प्राइस नीचे भी आया, बट एट द एंड वो इस लेवल पे जाके क्लोज हो गया। प्राइस बीच में आके रुक गया, मतलब प्राइस ना ऊपर जा पाया ना नीचे जा पाया, मतलब कि बियर्स और बुल्स दोनों कंट्रोल में है और कंफ्यूज्ड है मार्केट कि क्या हमें ऊपर जाना चाहिए या नीचे जाना चाहिए। तो इस कैंडल पैटर्न को देख के हम लोग कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। ये एक अनसर्टेनिटी दिखाता है, मतलब कि ये एक अनडिसाइसिव कैंडल है। इस कैंडल को देख के हम लोग डिसीजन नहीं ले सकते कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। अब हम समझेंगे लॉन्ग लेग डोजी कैंडल को। अब अगर आप इस कैंडल को देखोगे तो इसका जो इम्पैक्ट है वो डिपेंड करता है बॉडी किस तरफ है, मतलब अगर स्लाइटली बुलिश है या फिर बियरिश है। अगर बॉडी हाई पॉइंट के पास है तो कैंडल बुलिश है, मतलब अगर वो ऊपर बनती है तो कैंडल बुलिश है, बट अगर वही कैंडल नीचे बनती है तो कैंडल बेरिश होती है। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी को। ये एक बुलिश सिग्नल देता है। बेसिकली कैंडल ऊपर ओपन होती है और बियर्स प्राइस को नीचे पुश करते ज़रूर है, बट बुल्स कंट्रोल ले लेते हैं और प्राइस को वापस ऊपर ले जाते हैं। ये एक बुलिश इंडिकेशन होता है कि मतलब कि प्राइस ऊपर जाने वाला है। अब अगर हम ड्रैगन फ्लाई को उल्टा कर दे तो उसको हम लोग कहेंगे ग्रेवस्टोन डोजी। अब इसका मतलब क्या है कि ये ड्रैगन फ्लाई की एग्जैक्ट अपोजिट है। बुल्स प्राइस को ऊपर ले जाते हैं लेकिन बियर्स कंट्रोल ले लेते हैं और प्राइस को नीचे लेके आ जाते हैं। अब इसके बाद आता है 4 प्राइस डोजी। ये एक्सट्रीम अनसर्टिनिटी दिखाता है। इस कैंडल को देख के हम लोग बिल्कुल भी डिसीजन नहीं ले सकते कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, क्योंकि ये कैंडल जहां पे ओपन होती है वहीं पे क्लोज हो जाती है। मतलब कि ये रेयर पैटर्न होता है एकदम, जो मार्केट में ज़्यादा दिखता नहीं है। प्राइस बिल्कुल मूव नहीं करता, ओपन हाई लो क्लोज सब लेवल सेम होती है और ये पैटर्न किसी डायरेक्शन को इंडिकेट भी नहीं करता, क्योंकि एक ही जगह पे अगर वो पैटर्न ओपन हुआ है और वहीं पे अगर क्लोज हुआ है तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि बियर्स कंट्रोल में है या बुल्स कंट्रोल में है। तो दोस्तों, डोजी कैंडल जो होता है ये मार्केट में अनसर्टेनिटी और प्राइस रिवर्सल का इंडिकेशन होता है। अब डोजी कैंडल तो हम लोगों ने समझ लिया, अब हम समझते हैं मोमेंटम कैंडल और उसका इंपॉर्टेंस। अब पहले समझते हैं कि मोमेंटम कैंडल्स होती क्या है। मोमेंटम कैंडल्स डोजी कैंडल्स के एग्जैक्ट अपोजिट होते हैं, मतलब कि जहां पे डोजी कैंडल्स अनसर्टिनिटी दिखाता है वहीं मोमेंटम कैंडल आपको एक श्योरिटी देता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है। अब मोमेंटम कैंडल होते क्या है वो हम लोग समझ लेते हैं। मोमेंटम कैंडल एक सिंगल कैंडल पैटर्न होती है जिसमें रियल बॉडी, मतलब कैंडल का जो मेन पार्ट है, पिछली कैंडल के 2 गुना या फिर 3 गुना बड़ा होता है। मतलब कि ये जो अगर आप एग्जाम्पल देखोगे, ये पिछली कैंडल के बॉडी का 2 गुना या फिर 3 गुना इसकी रियल बॉडी होती है। और अगर यही बॉडी 3 गुना या फिर 4 गुना बड़ी होती है तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल प्रोवाइड करता है। अब मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। अगर आप चार्ट देखोगे तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम कैंडल है, क्योंकि यहाँ पर इसकी रियल बॉडी जो है पिछली कैंडल के बॉडी से 3 गुना या 4 गुना ज़्यादा बड़ी है। और ग्रीन कलर का होने का मतलब ये है कि बुल्स कंट्रोल में है और ये प्राइस ऊपर जा सकता है। और वही अगर हम बियरिश मोमेंटम कैंडल की बात करें तो दूसरे चार्ट को देखो, यहाँ एक स्ट्रॉन्ग बियरिश मोमेंटम कैंडल है। ये मोमेंटम कैंडल है क्योंकि इसका जो रियल बॉडी है पिछले कैंडल से 2 गुना 3 गुना या 4 गुना ज़्यादा बड़ा है। ये एक बेरिश मोमेंटम कैंडल है क्योंकि इसकी जो रियल बॉडी है वो पिछले कैंडल के रियल बॉडी के कई गुना ज़्यादा है। ये डेफिनेटली 3 गुना 4 गुना से ज़्यादा है, इसीलिए ये एक मोमेंटम कैंडल है। और रेड कैंडल के होने का मतलब ये है कि बियर्स कंट्रोल में है और प्राइस नीचे गिरने वाला है। अब हम समझ लेते हैं जो मोमेंटम कैंडल्स है वो इंपॉर्टेंट होते क्यों हैं। अब ये कैंडल्स मार्केट में स्ट्रॉन्ग बुलिश या बेरिश कंट्रोल को दिखाता है। मोमेंटम कैंडल्स के बाद अक्सर ट्रेंड और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब इनका एग्जाम्पल क्या है, ये कैंडल्स मार्केट में स्ट्रॉन्ग बुलिश या फिर स्ट्रॉन्ग बेरिश मूवमेंट दिखाता है। मोमेंटम कैंडल्स के बाद अक्सर ट्रेंड और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है।
अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो मोमेंटम था ये बहुत स्लो मोमेंटम था, बट जैसे ही मोमेंटम कैंडल आई और मार्केट का प्राइस जो है वो एकदम ग्रेजुअली इंक्रीज होने लगा। और उसी तरीके से अगर आप इस सेकंड चार्ट में देखोगे मार्केट एकदम स्लोली नीचे जा रहा था, बट जैसे ही ये मोमेंटम कैंडल दिखी मार्केट धड़ से नीचे गिरने लगा। अब एक बियरिश एग्जांपल आपको बताता हूँ। ग्रीन मोमेंटम कैंडल के बाद आपको ट्रेंड और ज्यादा बुलिश देखने मिल रहा है। मोमेंटम कैंडल ये सिग्नल देती है कि मार्केट में कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है, मतलब मार्केट में एक बड़ा मूव आ सकता है। मोमेंटम कैंडल्स और भी ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाती है अगर उसमें हाई वॉल्यूम हो। वॉल्यूम के बारे में हम लोग आगे लेसन्स में डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल आपको बस इतना समझना है कि मोमेंटम कैंडल्स की बॉडी कम से कम 2 गुना बड़ी होनी चाहिए पिछले कैंडल से, लेकिन अगर आइडियली 3 गुना या 4 गुना बड़ी होती है तो वो और भी स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में कंटिन्यू करने वाला है। अब हमें कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में तो बहुत कुछ समझ गया, इनगल्फिंग, हैमर पैटर्न, डोजी कैंडल्स, ये वो सारी चीजें हम लोगों ने समझ ली। बट अब आते हैं मेन टॉपिक पे, दैट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। प्राइस एक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है अगर आप उसमें एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला टॉपिक इन्वॉल्व कर दो। अगर आप इन दोनों चीज़ों को कंबाइन कर दोगे तो ये एक बहुत पावरफुल और इम्पैक्टफुल स्ट्रैटेजी हो जाती है जो आप अपने स्ट्रैटेजी में इंप्लीमेंट कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स वो लेवल्स होते हैं जहां से प्राइस रिवर्सल के ज्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन हमेशा ये याद रखना होगा कि हर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल होल्ड करने लायक नहीं होता। मतलब हर एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करेगा। कभी कभी उन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को मार्केट तोड़ भी सकता है और उसी को हम लोग ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन कहते हैं। उसको हम लोग आगे के लेक्चर्स में समझेंगे। जब हम इन लेवल्स को प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करते हैं तब हमें इनकी स्ट्रेंथ का बेटर आइडिया मिलता है। अगर आप चार्ट देखो तो आपको ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल और नीचे एक सपोर्ट लेवल दिखाई देगी। रेजिस्टेंस लेवल वो प्राइस पॉइंट है जहां प्राइस ऊपर से नीचे गिरने लगता है और सपोर्ट लेवल वो प्राइस पॉइंट है जहां पर प्राइस नीचे से ऊपर बाउंस बैक करने लगता है। अगर यही प्राइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के बीच में ऊपर नीचे करने लगता है तो उसे हम लोग ट्रेडिंग रेंज कहते हैं। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जानने के बाद हमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है। तो इनके लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं जो मैं अभी आपको समझाऊंगा। उसमें से सबसे पहला और इम्पोर्टेंट हिस्सा है मोमेंटम कैंडल्स। अगर मोमेंटम कैंडल किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ज्यादा है तो उसका सिग्निफिकेंस बढ़ सकता है। अब मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। अगर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल रेजिस्टेंस तक पहुंचे बट तुरंत ही एक शार्प बियरिश मोमेंटम कैंडल नीचे आए तो यहाँ पे ये समझ आता है कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। बट अगर उसी जगह प्राइस रेजिस्टेंस को ऐसा धीरे 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 पहुंच रहा है बिना किसी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल्स के, तो इस रेजिस्टेंस के तोड़ने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। सेम कंसेप्ट सपोर्ट के लिए भी अप्लाई होता है। अब हम समझते हैं कि प्राइस एक्शन के साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो यूज है वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। अगर प्राइस सपोर्ट तक एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ आता है पर फिर भी अगर वो बाउंस बैक करता है तो इसे हम लोग एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कह सकते हैं। बट अगर वही प्राइस धीरे धीरे सपोर्ट तक जा रही है बिना किसी मोमेंटम कैंडल के और धीरे धीरे ऊपर जा रही है तो ये सपोर्ट लेवल तोड़ने के ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स को और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मिला के हम लोग आइडिया कैसे ले सकते हैं कि क्या ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है या एक वीक सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लेवल। तो सबसे पहले हम लोगों को हैमर कैंडल देखना होगा। अगर किसी भी सपोर्ट पर हैमर कैंडल दिखे तो एक बुलिश सिग्नल हो सकता है, मतलब प्राइस वहां से रिवर्सल ले सकता है और अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकता है। वही अगर आपको एक रेजिस्टेंस पर शूटिंग स्टार दिखे तो ये एक बेरिश सिग्नल हो सकता है, मतलब प्राइस नीचे आ सकता है।
मोमेंटम कैंडल का कंसेप्ट सिंपल है। हर बड़ी बॉडी वाली कैंडल मोमेंटम कैंडल नहीं होती, बट अगर प्राइस स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिखाए तो उसे भी हम एक सिग्निफिकेंट रिएक्शन मान सकते हैं। तो हमारा कंक्लूजन ये आता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसे लेवल्स होते हैं जहाँ पे प्राइस रिएक्शंस दिखाता है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स और मोमेंटम कैंडल्स का एनालिसिस करके हम इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की स्ट्रेंथ को अच्छे से समझ सकते हैं। अगर प्राइस एक सपोर्ट पे आकर शार्पली बाउंस करता है तो आगे जाके भी फ्यूचर में चांसेस है कि उसी लेवल पर प्राइस फिर से बाउंस बैक करे और उस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करे। अब जब हमने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल समझना सीख लिया, उसी तरीके से हम लोगों को ये भी आइडेंटिफाई करना सीखना होगा कि कब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल वीक होते हैं, ताकि हम ये भी आइडेंटिफाई कर सके कि कब ये लेवल्स टूटने वाले हैं, मतलब कि कब ये रेजिस्टेंस लेवल टूटने वाला है या कब ये सपोर्ट लेवल टूटने वाला है। इसके लिए हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने होंगे और उस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम लोग अपने चार्ट्स पे आ जाते हैं। अब हम कैसे पता करेंगे कि ये सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस ब्रेक हो सकता है, उसके लिए हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने होंगे। पहला तो हम लोग प्राइस एक्शन का एनालिसिस कर सकते हैं। प्राइस एक्शन का एनालिसिस करके हम लोग ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि क्या ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल है या फिर क्या ये एक वीक एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है। फिर उसके बाद में की साइंस जो है, जो वीकनेस दिखाते हैं, दैट इज कि अगर सपोर्ट के पास, अगर ये मान लेते हैं सपोर्ट के पास ये लोअर हाइज बनाते आए तो यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं कि ये जो सपोर्ट है ये ब्रेक होने वाला है। और वैसे ही मार्केट अगर हमारे रेजिस्टेंस के पास हायर लोज बनाना स्टार्ट करता है तो वहाँ पे भी हम लोगों को समझ सकता है कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक होने वाला है। उसके बाद अगर प्राइस सपोर्ट तक बार बार आता है लेकिन हर बार वीक बाउंस दिखाता है तो सपोर्ट ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे ही अगर मोमेंटम कैंडल अब्सेंस हो, अगर प्राइस धीरे धीरे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास आने लगता है बिना किसी स्ट्रॉन्ग मूव के, बिना किसी मोमेंटम कैंडल के, तो वीकनेस दिखाई देने लगती है। अब हम लोग एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। हम लोग इस चार्ट पे जूम इन कर लेते हैं। अगर एक चार्ट में प्राइस एक स्ट्रॉन्ग मूव्स के साथ अगर सपोर्ट तक आता है और फिर एक स्ट्रॉन्ग बाउंस लेता है तो यहाँ पे चांसेस है कि ये सपोर्ट को होल्ड कर सकता है। लेकिन अगर प्राइस सपोर्ट तक बार बार वीक बाउंसेस लेके जाता है, अगर यहाँ पे भी देखोगे तो एक वीक बाउंस है यहाँ पे, फिर वैसे ही वीक बाउंस, वीक बाउंस, वीक बाउंस, वीक बाउंस, वैसे ही अगर हम लोगों को ऐसे वीक बाउंसेस देखने मिलते हैं तो वहाँ पे चांसेस हो जाते हैं कि यहाँ पे हमारा सपोर्ट लेवल टूटने वाला है। अगर हर नए बाउंस के साथ एक लोअर हाई फॉर्म हो रहा है तो इसका मतलब है कि बायर्स वीक हो रहे हैं और सपोर्ट टूटने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कि चार्ट में दिखाई दे रहा है, पहले की एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश मोमेंटम आया, फिर उसके बाद में प्राइस ने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया और अब एक बाउंस लिया जो एक अच्छा साइन था। लेकिन अगले बाउंसेस जो थे उस सपोर्ट लेवल पे वो वीक होते लगे। ये देख सकते हो आप, ऐसे ये बाउंसेस हम लोगों के वीक होते हैं, ठीक है। और हर बाउंस के साथ एक लोअर हाई फॉर्म होते गया। इसका मतलब ये था कि यहाँ पे सपोर्ट टूटने के चांसेस बढ़ गए। और अगर आप इस चार्ट पैटर्न को ध्यान से देखें तो ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल की तरह दिखाई दे रहा है। और डिसेंडिंग ट्रायंगल एक बीरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है जो एक डाउन ट्रेंड के बाद आता है। प्राइस और नीचे गिरने लगता है। अगर आप देखोगे एक डाउन ट्रेंड आया, प्राइस और नीचे गिरने लगा इस तरीके से, और प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा। और जैसे ही कंसोलिडेशन खत्म हुआ प्राइस ने एक ब्रेकडाउन दिया और उस सपोर्ट को तोड़ दिया। तो कंक्लूजन ये बनता है कि अगर लोअर हाइज जब भी सपोर्ट के पास बनते हैं तो वीकनेस का इंडिकेशन होता है। जब प्राइस धीरे धीरे सपोर्ट के करीब क्रॉल करे बिना स्ट्रॉन्ग बाउंस के तो ब्रेकडाउन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्राइस एक्शन एनालिसिस से हम चार्ट पैटर्न्स को नेचुरली समझ सकते हैं बिना उन्हें स्पेसिफिकली ढूंढने की ज़रूरत पड़े। अब जब आपको समझ गया है कि प्राइस एक्शन को आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ कैसे यूज कर सकते हो, तो वैसे ही अब हम समझ लेते हैं कि प्राइस एक्शन को आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग में कैसे यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं ब्रेकआउट होता क्या है।
ब्रेकआउट एक ऐसा मोमेंट होता है जब प्राइस एक क्लियरली डिफाइंड सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ देता है। जब प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर या सपोर्ट के नीचे ब्रेक करे तो हम इसे ब्रेकआउट कहते हैं। ब्रेकआउट के बाद प्राइस अक्सर स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के साथ मूव करता है। अब हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। इस एग्जांपल में यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपको देखने मिल रहा है। इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे बार बार मार्केट ने मूवमेंट और रिएक्शंस दिखाए हैं, बट उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे रिएक्शन टोटली डिफरेंट था। यहाँ पे एक मोमेंटम कैंडल बनी और जैसे ही मोमेंटम कैंडल ने उस रेजिस्टेंस को तोड़ा, आपको एक शार्प अपवर्ड डायरेक्शन में मूव देखने मिल रहा है और इसी को हम लोग ब्रेकआउट कहते हैं। अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि ब्रेकआउट होने के पहले के जो इंपॉर्टेंट साइंस है जिससे हम लोगों को समझेगा कि कब ब्रेकआउट होने वाला है, ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम लोग इन साइंस के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। ब्रेकआउट होने से पहले प्राइस में हायर लोज देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद में जैसे जैसे प्राइस रेजिस्टेंस के करीब हायर लोज बनाते गया, वैसे वैसे ब्रेकआउट होने के चांसेस बढ़ते गए। ये वही प्रिंसिपल है जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब प्राइस हायर लोज बनाता है और रेजिस्टेंस के करीब आता है तो रेजिस्टेंस ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग को हम लोग समझ कैसे सकते हैं, उसके साइंस कैसे परख सकते हैं कि ब्रेकआउट होने कब वाला है। बट ब्रेकआउट ट्रेडिंग को अवॉइड करने के लिए, उससे बचने के लिए हमारे पास कौन से आंसर्स होते हैं, हम लोग वो भी एक बार देख लेते हैं। अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो प्राइस एक्शन का एनालिसिस करके समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हायर लोज या लोअर हाइज को आइडेंटिफाई करें क्योंकि ये ब्रेकआउट होने के सिग्नल्स दे सकते हैं। फिर आपको उसके बाद में मोमेंटम कैंडल्स का ध्यान रखना होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल ब्रेकआउट होने के चांसेस बढ़ा देती है। ब्रेकआउट ट्रेडिंग एक बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजी है, बट बिना प्राइस एक्शन के समझे, बिना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करके और उसके प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए ही आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग करनी होगी। अगर आप उनको इग्नोर करते हो या फिर आप उनको निग्लेक्ट करते हो तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की भी हो सकती है। तो हम लोगों को आइडेंटिफाई करना सीखना होगा कि ये ब्रेकआउट जो होता है वो एक्चुअल ब्रेकआउट होता है या फेक ब्रेकआउट होता है। अब हम लोग ये समझते हैं कि जो एक्चुअल साइंस होते हैं एक एक्चुअल ब्रेकआउट से पहले, वो क्या होते हैं। हम लोग स्टेप बाय स्टेप वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप ये देखोगे साइंस ऑफ अ गुड ब्रेकआउट। जो उसमें पहला साइन है दैट इज इंक्रीज्ड मोमेंटम। जब प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस तोड़ता है तो हमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिलता है। तो अब हम लोग एक फेमस ब्रेकआउट एग्जाम्पल लेते हैं और उसके साथ समझते हैं कि जो ब्रेकआउट के एक्चुअल साइंस होते हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहला जो साइन होता है दैट इज इंक्रीज्ड मोमेंटम। जब प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो हमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल देखने मिलती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। बट अगर ब्रेकआउट वीक है और मोमेंटम कैंडल नहीं दिखाई दे रही है तो ब्रेकआउट फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फिर उसके बाद में जो सेकेंड साइन है दैट इज स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज अबव SNR लेवल। ब्रेकआउट होने के बाद कैंडल का क्लोज सपोर्ट या रेजिस्टेंस से काफी ऊपर होना चाहिए, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर कैंडल क्लोज सिर्फ रेजिस्टेंस या सपोर्ट के बिल्कुल पास हो, यहाँ कहीं पे हो, तो इसे हम लोग एक वीक साइन समझेंगे और ये ब्रेकआउट फेक भी हो सकता है। एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट तभी माना जाएगा जब कैंडल क्लियरली लेवल के ऊपर या नीचे क्लोज होती है। फिर उसके बाद में जो थर्ड साइन है दैट इज इंक्रीज्ड वॉल्यूम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेकआउट होने पर वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए। अगर ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम हाई नहीं है तो इसका मतलब मार्केट में कन्विक्शन कम है। वॉल्यूम के कंसेप्ट को हम लोग इस कोर्स में आगे समझेंगे, बट अभी के लिए आप बस इतना समझ लीजिए। फिर उसके बाद में जो फोर्थ साइन है दैट इज ऑब्वियस SNR लेवल। एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट तभी होता है जब सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल क्लियर हो और इजीली विजिबल हो, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो। और अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल ऐसा हो जो ज़्यादा ट्रेडर्स देख रहे हैं तो ब्रेकआउट का इम्पैक्ट ज़्यादा पावरफुल हो सकता है।
और वैसे ही जो फिफ्थ पॉइंट है दैट इज प्राइस एक्शन कंफर्मेशन। ब्रेकआउट के साथ आपको प्राइस एक्शन कंफर्मेशन देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो कैसे देखोगे? आप सिंपली ये देखोगे कि प्राइस एक्शन कंफर्मेशन का मतलब है कि ब्रेकआउट के बाद कोई और साइन मिले जो ब्रेकआउट के वैलिड होने का कंफर्मेशन दे। जैसे कि ये ब्रेकआउट होने के बाद हम लोगों को एक और मोमेंटम कैंडल देखने मिली जो अच्छी मोमेंटम कैंडल थी और अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही थी। तो ये एक अच्छा साइन था कि ये एक एक्चुअल ब्रेकआउट है। इस टॉपिक पे हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप कभी भी एक ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो आपको इन 5 साइंस का ध्यान रखना होगा। अब हम फाइनली उस फेमस ब्रेकआउट एग्जाम्पल को देखने वाले हैं जिसके बारे में मैंने पहले बात की थी। जब मैं इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करूं तो आपको वो 5 इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट साइंस याद रखने हैं जो हमने अभी डिस्कस किए। और अब हम एक बिटकॉइन को डेली चार्ट पे देखने वाले हैं और जो ब्रेकआउट की बात हो रही है वो ये वाला मूव है जो यहां पर दिख रहा है। अगर आप सिर्फ इस चार्ट को देखो तो शायद लगे कि ब्रेकआउट में क्या खास बात है, लेकिन याद रखो मैंने कहा था कि एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट तभी होता है जब सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल साफ दिखाई दे रहा है सभी ट्रेडर्स को। और यहां पर बिटकॉइन का ब्रेकआउट एक ऐसे लेवल पे है जो सब ट्रेडर्स के लिए क्लियरली विजिबल है। ये 2017 का एक ओल्ड ऑल टाइम हाई था। आप देख सकते हो कि इस लेवल पर पहले भी प्राइस ने स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिखाया है। $19,700 का ये लेवल हर ट्रेडर को दिख रहा है, इसीलिए इसका ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग बन सकता है और बना भी है। अब देखते हैं क्या ये ब्रेकआउट एक परफेक्ट ब्रेकआउट था। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने जो साइन की बात की थी दैट वाज इंक्रीज्ड मोमेंटम। जब बिटकॉइन ने रेजिस्टेंस को तोड़ा तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी। ये कैंडल साइज में काफी बड़ी थी कंपेयर टू पहले की कैंडल्स। अगर आप ये कैंडल को देखोगे और पहली कैंडल्स को देखोगे तो ये बहुत बड़ी कैंडल्स है एज कंपेयर टू द प्रीवियस वंस। अब ये साइज आपको बताता है कि ये एक क्लियर मोमेंटम ब्रेकआउट का सिग्नल है। अब उसके बाद में आपको जो सेकंड साइन कंफर्म करना था दैट वाज स्ट्रॉन्ग क्लोज आफ्टर रेजिस्टेंस लेवल। मतलब कि इस कैंडल ने क्लोजिंग एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर दी है, तो ये एक अच्छा साइन था हमारे लिए। जितना ऊपर क्लोज होता है उतना ब्रेकआउट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि बिटकॉइन ने रेजिस्टेंस सिर्फ तोड़ा नहीं बल्कि उसके काफी ऊपर क्लोज भी किया है, जो एक बुलिश कंफर्मेशन था। अब वॉल्यूम को देखते हैं जो एक इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट इंडिकेटर है। ट्रेडिंग में इंडिकेटर टैब में जाके सिंपल वॉल्यूम इंडिकेटर को ऐड कर सकते हो। वॉल्यूम बार्स का साइज बताता है कि उस कैंडल में कितना वॉल्यूम था और बिटकॉइन का ब्रेकआउट होने के टाइम वॉल्यूम भी बहुत हाई था। ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट का सिग्नल था। फिर उसके बाद में आपको जो फोर्थ पॉइंट देखना था दैट वाज क्लियर रेजिस्टेंस लेवल। जैसे मैंने पहले कहा रेजिस्टेंस लेवल क्लियर होना चाहिए। बिटकॉइन का ब्रेकआउट एक ऐसे लेवल से हुआ जो हर ट्रेडर को दिख रहा था। 2017 का ये एक ऑल टाइम हाई था, तो इसलिए ट्रेडिंग एक्टिविटी भी हाई रही और ब्रेकआउट का इंपैक्ट भी बढ़ा रहा। फिर उसके बाद में जो फिफ्थ पॉइंट था और जो मेजर पॉइंट था दैट वाज प्राइस एक्शन कंफर्मेशन। ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस ने और ऊपर जाना चाहिए, फॉलो थ्रू लेना चाहिए। एंड अगर ब्रेकआउट के बाद तुरंत एक रेड कैंडल आ जाते तो ये एक बेरिश साइन होता। बट इस केस में आप देख सकते हो प्राइस ऊपर मूव करते गया और हम लोगों को एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल देखने मिली, मतलब एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव देखने मिला और मार्केट ने अपवर्ड डायरेक्शन में कंटिन्यू मूवमेंट लेना स्टार्ट किया। अब कंक्लूजन पे आते हैं। ये एक बिटकॉइन ब्रेकआउट का एक परफेक्ट एग्जांपल था क्योंकि इसमें चारों भी जो हम लोगों ने साइंस डिस्कस किए थे वो वहां पर सारे सक्सेसफुल रहे। एक पॉजिटिव वे में हम लोगों को उन 5 साइंस को देखने मिला और ये एक परफेक्ट ब्रेकआउट था। जितना ज्यादा ब्रेकआउट के पॉजिटिव साइंस दिखाई देंगे उतना ज्यादा सक्सेसफुल ब्रेकआउट होने के ज्यादा चांसेस होंगे। और अगर आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग करनी है तो इस एग्जाम्पल का एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप
सारे चेक पॉइंट्स जो हमारे 5 साइंस है वो देखकर फिर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग में एंटर करो। अब हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स तो समझ लिया, अब हमें समझना है कि वीक ब्रेकआउट्स हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर फेल्ड ब्रेकआउट्स हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वहां पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के 5 साइंस होते हैं, वैसे ही एक फेक ब्रेकआउट के भी कुछ साइंस होते हैं जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो जो पहला पॉइंट है दैट इज डिक्रीज या सिमिलर मोमेंटम। तो हम लोग एक फेमस एग्जाम्पल के साथ जाते हैं और हम लोग ये 5 पॉइंट्स उस एग्जाम्पल के साथ एक एक करके समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज डिक्रीज्ड और सिमिलर मोमेंटम। अगर प्राइस एक लेवल तोड़ता है लेकिन मोमेंटम स्ट्रांग नहीं होता है तो ये एक फेल्ड ब्रेकआउट का सिग्नल हो सकता है। एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट में मोमेंटम इंक्रीज होता है और अगर ऐसा नहीं हो तो एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है, जैसा आप यहां पे देख सकते हो। यहां पे मोमेंटम इंक्रीज तो हुआ बट आप देख सकते हो क्लोजिंग नीचे हुई और क्लोजिंग के बाद कोई हमें मोमेंटम देखने नहीं मिला। सेकेंड पॉइंट है वीक कैंडल, या फिर उस कैंडल का क्लोजिंग एकदम उस लेवल के थोड़ा सा ऊपर या फिर नीचे। अब हम समझते हैं कैसे। अगर कैंडल थोड़ा सा ही रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होती है या फिर सिर्फ वीक रेजिस्टेंस के ऊपर जाके तुरंत नीचे आ जाती है तो एक फेल्ड ब्रेकआउट हो सकता है। यह दिखाता है कि बायर्स में स्ट्रेंथ नहीं है और सेलर्स वापस कंट्रोल में आ रहे हैं। अगर आप यहां पे देखोगे तो आपको यहां पे देखने मिलेगा कि यहां पे जब कैंडल क्लोज हुई तो इस रेजिस्टेंस लेवल के एकदम ऊपर क्लोज हुई और इसकी विक भले ही ऊपर गई थी बट सेलर्स ने कंट्रोल लिया और उस विक को वापस नीचे लेके आ गए और कैंडल का जो क्लोजिंग हुआ ये नीचे हुआ, एक रेड कैंडल बनी। और थर्ड पॉइंट है नो इंक्रीज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में कोई भी इंक्रीज ना देखने मिलना। अगर प्राइस ब्रेकआउट करता है लेकिन वॉल्यूम फॉलो नहीं करता तो ये एक वार्निंग साइन हो सकता है। सिर्फ लो वॉल्यूम होने से ब्रेकआउट फेल नहीं होता, लेकिन अगर और भी निगेटिव साइंस देख रहे हो तो फेल्ड ब्रेकआउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फोर्थ पॉइंट इज द लेवल इज माइनर और नॉट क्लियरली विजिबल। मतलब कि जो विजिबिलिटी है उस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल की वो साफ ना हो, वो क्लियर ना हो। अगर ब्रेकआउट किसी वीक या हिडन लेवल पे हो रहा है जो चार्ट पे क्लियरली विजिबल नहीं है तो ये एक वार्निंग साइन है। एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट तब होता है जब लेवल सबको क्लियरली दिखाई देती है, जैसे कि बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस। और फिर उसके बाद में फिफ्थ पॉइंट आता है दैट इज नो क्लियर प्राइस एक्शन कंफर्मेशन। अब एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के बाद प्राइस को फॉलो थ्रू दिखाना चाहिए, यानी कि ब्रेकआउट के बाद प्राइस को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, बट वैसा नहीं हुआ इस एग्जांपल में और आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों को प्राइस एक्शन कंफर्मेशन नहीं मिला। फिर उसके बाद में अगर ब्रेकआउट होने के तुरंत बाद प्राइस वापस उसी रेंज में आ जाती है तो ये एक फेल्ड ब्रेकआउट का सिग्नल है। मतलब अगर यहाँ पे आप देखोगे ये एक छोटा सा ब्रेकआउट आया बट प्राइस वापस से नीचे आ गई उसी रेंज में तो ये एक फेल्ड ब्रेकआउट है। तो अगर आपको फेल्ड ब्रेकआउट समझने हैं तो आपको इन 5 साइंस का स्क्रीनशॉट ले लेना है और इन 5 साइंस को हमेशा अपने चेकलिस्ट पे रखना है जब भी आप ब्रेकआउट देखने जा रहे हो। अब हम लोग एक फेल्ड ब्रेकआउट का एग्जांपल देखने वाले हैं ताकि आप समझ सको कि कैसे फेक ब्रेकआउट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले भी देखा है, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के लिए क्लियरली विजिबल लेवल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसी तरह एक फेल्ड ब्रेकआउट में भी लेवल यूजुअली साफ दिखाई देता है। अगर हम लोग इस गोल्ड के चार्ट पे आ जाए तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक फेल्ड ब्रेकआउट का एग्जाम्पल है। अगर आप गोल्ड चार्ट देखो तो आप नोटिस कर सकते हो कि 2070 का लेवल एक ऑल टाइम हाई था जो अगस्त में 2020 में बना था। मार्च 2022 में भी प्राइस ने ये लेवल को रिस्पेक्ट किया। मई 2023 में एक और रिएक्शन आया, फिर प्राइस एक बार फिर से लेवल को तोड़ने की कोशिश करता है
लेकिन ब्रेकआउट फेल हो जाता है और उस ब्रेकआउट फेल होने के पीछे के रीजंस और साइंस हम लोग समझ लेते हैं। फर्स्ट इज डिक्रीज्ड मोमेंटम, जो फर्स्ट साइन है ब्रेकआउट का। अगर आप यहां पे देखोगे, शुरू में प्राइस स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम के साथ लेवल के पास आया। पहली ग्रीन कैंडल एक अच्छी बुलिश मोमेंटम कैंडल थी, तो ये एक अच्छा ब्रेकआउट लग रहा था। लेकिन प्रॉब्लम तब आई जब कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज नहीं हुई। इसका मतलब ब्रेकआउट कंफर्मेशन हम लोगों को नहीं मिला। और उसके बाद में जो सेकंड पॉइंट आता है, दैट इज प्राइस एक्शन शोज अ रिवर्सल। मतलब कि प्राइस एक्शन ने रिवर्सल शो किया। अगले कैंडल में प्राइस ऊपर गया, लेकिन क्लोजिंग से पहले सेलर्स ने प्राइस नीचे पुश कर दिया। मोमेंटम बुलिश से बेरिश में शिफ्ट हो गया, जो एक फेल्ड ब्रेकआउट का स्ट्रॉन्ग साइन है। थर्ड पॉइंट आता है, दैट इज लार्ज विक। मतलब बड़ा, उसका जो विक था वो बहुत बड़ा था और ये एक वीक ब्रेकआउट सिग्नल होता है। फेल्ड ब्रेकआउट में ज्यादा बड़ा विक होना कॉमन है और यहां भी प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर गया लेकिन वापस नीचे आ गया। इसका मतलब है कि सेलर्स रेजिस्टेंस के ऊपर एक्टिव हो गए थे और उन्होंने प्राइस को नीचे पुश कर दिया। फोर्थ पॉइंट आता है, दैट इज इंक्रीज वॉल्यूम। समटाइम्स इंक्रीज वॉल्यूम कैन बी अ बैड साइन। इंक्रीज, कभी कभी वॉल्यूम अगर इंक्रीज होता है तो ये एक बुरा साइन भी हो सकता है। आप देख सकते हो, ब्रेकआउट होने के टाइम पे वॉल्यूम हाई था, जो एक अच्छी बात हो सकती थी। लेकिन अगर प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज नहीं होता और वॉल्यूम हाई होता, तो इसका मतलब सेलर स्ट्रॉन्ग है और ब्रेकआउट फेल हो सकता है। एंड उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज प्राइस एक्शन कंफर्मेशन। देयर वाज नो प्राइस एक्शन कंफर्मेशन। एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के बाद प्राइस को और ऊपर मूव करना चाहिए, जो नहीं हुआ। लेकिन यहां पर ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस दोबारा नीचे आया, जो एक बेरिश साइन था। इसका मतलब प्राइस ऊपर मूव ना करते हुए डायरेक्ट नीचे मूव किया, जो एक प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन नहीं था। तो वहां पे हम लोगों को एक फेल्ड ब्रेकआउट देखने मिला। अब फेल्ड ब्रेकआउट का कंफर्मेशन कैसे ले सकते हैं, चलिए जानते हैं। गोल्ड ने एक और बार ब्रेकआउट की कोशिश की, लेकिन इस बार भी कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं दिखाई दिया। नो इंक्रीज इन मोमेंटम, नो स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज अबव रेजिस्टेंस, नो क्लियर इंक्रीज इन वॉल्यूम। सिर्फ एक क्लियरली विजिबल लेवल था, जो काफी नहीं था एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट के लिए। 4 आउट ऑफ 5 साइंस थे जो कंफर्म करता था कि ये एक ब्रेकआउट फेल ब्रेकआउट है। यहाँ पे हम लोगों ने फेल्ड ब्रेकआउट्स तो देख लिए, बट एक सक्सेस स्टोरी भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आप चार्ट को थोड़ा और आगे देखेंगे तो इवेंचुअली प्राइस ने रेजिस्टेंस तोड़ा है। इस बार हमने एक परफेक्ट ब्रेकआउट देखा है, जिसमें मोमेंटम स्ट्रॉन्ग था, कैंडल क्लोज क्लियर था और प्राइस एक्शन कंफर्मेशन भी था। तो हमारा कंक्लूजन ये बनता है कि आपको फेल्ड ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उससे बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप फेल्ड ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं कर सकते तो आप ट्रैप में फंस सकते हो और आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो सकते हैं, जिसका मतलब आपके लॉसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो आपको ये 5 साइंस हमेशा ध्यान रखने होंगे कभी भी आप अगर ब्रेकआउट देखने जाते हो या फिर एक फेल्ड ब्रेकआउट कंफर्म करने जाते हो। तो फाइनली टाइम आ चुका है वॉल्यूम ट्रेडिंग के बारे में समझने का। तो वॉल्यूम का एक्चुअल कंसेप्ट क्या है और वॉल्यूम को हम लोग प्राइस एक्शन के साथ कैसे इन्वॉल्व करके इम्प्लीमेंट करके बेटर ट्रेडिंग डिसीजंस लेंगे, कैसे, ये हम लोग जानने वाले हैं। तो इसके पहले हम लोग समझ लेते हैं कि वॉल्यूम एक्चुअली होता क्या है। अगर मैं एकदम सिंपल शब्दों में बोलूं तो वॉल्यूम एक गिवन टाइम पीरियड में कितने स्टॉक्स, क्रिप्टोज या फॉरेक्स पेयर ट्रेड हुए हैं उसका मेजरमेंट होता है। मतलब कि वॉल्यूम ये मेजर करता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितने स्टॉक्स, कितने एसेट्स, कितने फॉरेक्स पेयर्स, कितने क्रिप्टोज एक पर्टिकुलर टाइम में ट्रेड हुए हैं, कितनी क्वांटिटी से ट्रेड हुए हैं। दैट इज बेसिकली द वॉल्यूम। मतलब कितनी बाइंग एंड सेलिंग हुई है एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, दैट इज वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये चार्ट डेली टाइम फ्रेम पे है, जिसका मतलब है कि हर कैंडल स्टिक यहाँ एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नीचे का जो वॉल्यूम बार्स है वो दिखाएंगे कि उस दिन कितने स्टॉक्स या क्रिप्टो करेंसीज ट्रेड हुए हैं।
अगर एक 1 आवर चार्ट है तो वॉल्यूम बार्स दिखाएगा कि उस घंटे में कितने स्टॉक्स या क्रिप्टोस ट्रेड हुए। अगर 5 मिनट चार्ट है तो ये बताएगा कि उस 5 मिनट में कैंडल्स के अंदर कितने ट्रेड्स हुए हैं। ऐसे ही ये हर टाइम फ्रेम के लिए काम करता है। अब जल्दी से देखते हैं कि ट्रेडिंग व्यू पर वॉल्यूम इंडिकेटर कैसे ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक क्लीन चार्ट ओपन करना होगा ट्रेडिंग व्यू में। फिर उसके बाद में आपको इंडिकेटर्स टैब में जाना होगा। इंडिकेटर्स टैब में आपको वॉल्यूम सर्च करना होगा और जो सबसे पहला ऑप्शन आएगा सिंपल वॉल्यूम वाला, वो आपको लगाना होगा। जैसे ही वो आप लगाते हो तो आपको नीचे ऐसा कुछ बार ग्राफ देखने मिलेगा और आपको ये वॉल्यूम इंडिकेटर चार्ट पर अपीयर होने लगेगा और ये जो आप बार ग्राफ देख रहे हो दिस इज वॉल्यूम। अब चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि वॉल्यूम हमें प्राइस के बारे में क्या बताता है, या फिर दूसरे शब्दों में ये बोले कि वॉल्यूम से हमें फ्यूचर प्राइस मूवमेंट का क्या सिग्नल मिल सकता है। सबसे पहले हमें एक तरीके से वॉल्यूम के बारे में सोचना होगा। एक माइंडसेट शिफ्ट जो शुरू में मुझे काफी मदद की है कि वो ये था कि वॉल्यूम को बायर्स और सेलर्स के स्ट्रेंथ के रूप में देखो, यानी कि कितने बायर्स और कितने सेलर्स एक मूव को सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर प्राइस एक्शन सिग्नल हाई वॉल्यूम के साथ आता है तो सिग्नल ज्यादा स्ट्रॉन्ग और रिलायबल होता है। फॉर एग्जाम्पल चलो इस चार्ट को देखें। ये एक प्राइस एक्शन सिग्नल का एग्जाम्पल है जो हमें पहले कोर्स में डिस्कस किया था। अब सोचो कि सिग्नल दो अलग अलग सिनेरियोज में होते हैं। एक सिनेरियो में वॉल्यूम बार बहुत छोटा होता है और दूसरे सिनेरियो में वॉल्यूम बार काफ़ी बड़ा होता है। मान लो कि बड़े वॉल्यूम बार में 1,00,000 वॉल्यूम है और छोटे वॉल्यूम बार में सिर्फ 100 का वॉल्यूम है। अब सोचो कौन सा ज़्यादा बुलिश है। अगर हम इसको बायर्स की स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो छोटी वॉल्यूम बार जो है उसमें सिर्फ 100 बायर्स सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि ये अगर ये बड़ी वॉल्यूम बार वाले मूव को अगर आप देखोगे तो इसमें 1,00,000 बायर सपोर्ट कर रहे हैं। जितने ज्यादा बायर्स एक मूव को सपोर्ट करेंगे उतने ही स्ट्रॉन्ग और रिलायबल वो मूव रहेगा। यही कंसेप्ट ब्रेकआउट के केस में भी होता है। मान लो कि एक ब्रेकआउट का एग्जांपल है, ठीक है। अगर ब्रेकआउट कैंडल के दौरान वॉल्यूम बार पिछले वॉल्यूम बार से ज्यादा बड़ा होता है तो ये एक बुलिश साइन होता है, लेकिन अगर ब्रेकआउट के वक्त वॉल्यूम बार्स उतने ही रहेंगे जितने पहले थे तो ब्रेकआउट उतना सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा और उसके फेल होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये प्रिंसिपल और भी सिनेरियोज में अप्लाई होता है। मान लो यहां आपको 2 अप ट्रेंड्स देखने मिल रहे हैं, एक लेफ्ट साइड पर और एक राइट साइड पर। फर्क सिर्फ ये है कि लेफ्ट वाले चार्ट में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, यानी और ज्यादा बायर्स मूव कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं उस मूव को, और राइट वाले चार्ट में आप देखोगे कि वॉल्यूम गिर रहा है, मतलब बायर्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं और सेलर्स का प्रेशर ज्यादा हो रहा है। इस वजह से राइट वाला ट्रेंड फेल होने के ज्यादा चांसेस है, जबकि लेफ्ट वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। इसको हम लोग एक स्ट्रॉन्ग मूव कंसीडर कर सकते हैं और ये जो चार्ट 2 वाला एग्जांपल है इसमें फेल होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो समरी ये है कि अगर आप वॉल्यूम को प्राइस एक्शन सिग्नल्स के साथ मिक्सअप करोगे, कंबाइन करोगे, तो आपके सिग्नल्स और जो आपके साइंस है, जो आपके प्राइस एक्शन कंफर्मेशंस है, वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। तो आपको बेटर एंट्री पॉइंट्स मिल सकते हैं और आप बेटर मार्केट को समझ सकते हो। तो फाइनली टाइम आ चुका है प्राइस एक्शन इंडिकेटर्स के बारे में बात करनी है। आई नो आप लोग बोलने वाले हो कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंडिकेटर्स मैं यूज़ नहीं करता, प्राइस एक्शन में इंडिकेटर्स कभी लगते नहीं, बट ये वो इंडिकेटर्स नहीं है जो आपको बताएंगे कि कब बाय करना है, कब सेल करना है। ये इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स है जो आपको प्राइस एक्शन सीखने में मदद करने वाले हैं। देखो, प्राइस एक्शन का मतलब ये होता है कि हम लोग मार्केट की छोटी छोटी डिटेल्स को, प्राइस की छोटी छोटी डिटेल्स को एनालाइज करें और उसके हिसाब से डिसीजंस लें। और प्राइस एक्शन के साथ हम लोगों को चार्ट पैटर्न्स और हम लोगों को कैंडलस्टिक पैटर्न्स कंबाइन करने होते हैं, तब जाके हम लोगों को उस माइन्यूट डिटेल्स का ज़्यादा अच्छे से पता चलता है। और वैसे ही मैंने ऐसे कुछ इंडिकेटर्स निकाल के रखे हैं जो आपको यही चार्ट पैटर्न्स, ट्रेंड्स और सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे। और इन चार्ट पैटर्न्स को यूज़ करके
आपको प्राइस एक्शन समझने में बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स जस्ट डायरेक्टली जंप टू आवर स्क्रीन। सबसे पहला इंडिकेटर वो है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज वो एक ऐसा इंडिकेटर है जो ऑटोमेटिकली कैंडलस्टिक पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता है। ये एक अमेजिंग इंडिकेटर है ट्रेडिंग व्यू पर जो हर ट्रेडर को सीखना चाहिए। दूसरा इंडिकेटर जो हम डिस्कस करेंगे वो एक ऐसा इंडिकेटर है जो ट्रेंड चैनल्स को ढूंढता है और उन मोमेंट्स को आइडेंटिफाई करता है जब ट्रेंड चैनल्स ब्रेकआउट पे होते हैं। इसके बाद हम लोग एक ऐसा इंडिकेटर को कवर करने वाले हैं जो ट्रेडिंग रेंजेस और ब्रेकआउट को ढूंढने में मदद करता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम एक प्रीमियम इंडिकेटर को भी देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर्च बार में आपको स्टार टाइप करना होगा, फिर आपको ऑल कैंडलस्टिक पैटर्न सर्च करना होगा। मैंने ऑलरेडी सर्च करके रखा है, तो आप ये देख सकते हो मैंने उसको ऑलरेडी फेवरेट में ऐड करके रखा है। ये आपको सर्च करना होगा। इसको आप जैसे ही सिलेक्ट करते हो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। अब अगर आप इसको जूम इन करके देखोगे तो आपको यहाँ पे बहुत से अलग अलग BE D ऐसे रिमार्क्स मिल रहे हैं, BE मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि ये क्या होता है। अब यहाँ पे B का मतलब है बेरिश इंगल्फिंग, जो ब्लू कलर में आता है उसका मतलब है बेरिश इंगल्फिंग। अगर हम लोग इसको जूम करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल को पूरी तरीके से इंगल्फ कर लिया है, तो ये हो गया हमारा बुलिश इंगल्फिंग। और अगर आप वही यहाँ पर देखो तो आपको ये BE दिख रहा है रेड कलर में, विच इज बियरिश इंगल्फिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो इस रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल को पूरी तरीके से इंगल्फ कर लिया है, सो दिस इज अ बियरिश इंगल्फिंग। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको D देखने मिल रहा है। D का मतलब है डोजी कैंडल्स। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है ये क्लासिक डोजी कैंडल है। सो दिस इज व्हाट द इंडिकेटर डज। यहाँ पे आपको वो आइडेंटिफाई करके देता है जो चार्ट पैटर्न्स आपको चाहिए। बेरिश और बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न्स काफ़ी यूजफुल होते हैं और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इनको इंडिकेटर्स के ऊपर इनेबल रखें। अब अगर आप जाकर यहाँ पे सेटिंग्स चेक करोगे तो आपको एक गियर आइकन दिखेगा, स्क्रॉल डाउन करिए और आपको ऑप्शन मिलेगा कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपको रखने हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है अबंडेंट बेबी, डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, इंगल्फिंग, हैमर, ये वो फलाना ढिमकाना, आपको यहाँ पे सब दिख रहा है। एज ए बिगिनर आपको सारे अनचेक करने हैं, सिर्फ आपको डोजी पैटर्न पे चेक करना होगा। फिर उसके बाद में आपको इंगल्फिंग पैटर्न चेक करना होगा, शूटिंग स्टार और हैमर पैटर्न चेक करना होगा। दैट्स इट, यू आर गुड टू गो। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे SMA वाला फिल्टर भी देखने मिलेगा, डिटेक्ट ट्रेंड बेस्ड ऑन SMA। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। SMA मतलब सिंपल मूविंग एवरेज, 50 डेज का यूज करता है और उसके हिसाब से एनालाइज करता है। अगर आप SMA 50, 200 भी करते हो तो आप कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप ये करके देखोगे तो आपको थोड़े से कम या फिर ज़्यादा भी देखने मिल सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वो ना करके सिर्फ SMA 50 रखिए एंड यू आर गुड टू गो। सो दिस वॉज द फर्स्ट इंडिकेटर जो आपको यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न्स आइडेंटिफाई करके देखा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको SS दिख रहा है, शूटिंग स्टार, यहाँ पे आपको डोजी दिख रहा है, यहाँ पे आपको फिर से बियरिश इंगल्फिंग देखने मिल रहा है और अगर आप यहाँ पे देखोगे आपको बुलिश इंगल्फिंग देखने मिल रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट इंडिकेटर जो आपके बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये इंडिकेटर आपका काम आसान कर देगा। आपको जो मैनुअली करना था वो ये इंडिकेटर खुद ऑटोमेटिकली कर देगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो इंडिकेटर्स के बारे में जानना जरूरी है, इंडिकेटर्स कभी भी अकेले काम नहीं करते, उन्हें हमेशा बाकी टेक्निकल एनालिसिस टूल के साथ कंबाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न के साथ आपको ये देखना होगा कि यहाँ पे एक सपोर्ट है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको एक सपोर्ट देखने मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको एक सपोर्ट लेवल देखने मिल रहा है। मार्केट यहाँ से पहली बार उठा था, वहाँ से फिर सेकेंड टाइम वहाँ पे आपको बियरिश इंगल्फिंग देखने मिली और मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता गया। सो आपको हमेशा अलग अलग टेक्निकल एनालिसिस उसके साथ यूज़ करने होंगे। अगर आप मान लो रेंजेस मार्क करते हो, जोन्स मार्क करते हो जो
आपके रेजिस्टेंस है और सपोर्ट जोन्स मार्क करते हो, उसी के साथ आपको ये यूज़ करना है। आप शॉर्ट टर्म पैटर्न का कभी भी यूज़ नहीं करना, आपको पैटर्न्स के साथ साथ प्राइस एक्शन का भी यूज़ करना होगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स का भी यूज़ करना होगा। आपको जोन्स मार्क करने होंगे और उसके बेसिस पे आपको ये इंडिकेटर्स यूज़ करने होंगे। चलो हम अब आ जाते हैं अपने सेकेंड इंडिकेटर पे। इसको ओपन करने के लिए एक बार आपको ट्रेडिंग व्यू में आना है। यहाँ पे आपको फिर से इंडिकेटर टैब खोलना है। यहाँ पे आपको चार्ट प्राइम सर्च करना है, चार्ट प्राइम। मैंने ऑलरेडी ये सर्च करके रखा है, तो चैनल्स विथ पैटर्न्स इन द ब्रैकेट चार्ट प्राइम, ये वाला आपको सिलेक्ट करना है। हम लोगों ने इस इंडिकेटर को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया है। अगर आप देखोगे ये आपको ट्रेंड्स ऑलरेडी एनालाइज करके दे रहा है। अगर आप देखोगे पहले यहाँ पे डाउन ट्रेंड में मार्केट था, फिर मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया और यहाँ पे आपको ब्रेक अप देखने मिल रहा है, जहाँ से मार्केट ने ब्रेक लिया और मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो गई। वैसे ही यहाँ पे आप देखोगे ये एक ब्रेकडाउन था, जहाँ से मार्केट की डायरेक्शन चेंज हुई, अपवर्ड डायरेक्शन से मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगा और फिर से यहाँ पे आप ब्रेकअप देख सकते हो, यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगा। अगर हम लोग यही BTC वाले इसमें देख ले तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा। हम लोग यहाँ से सारी ड्राइंग्स हटा लेते हैं। ये देखो, अगर मैं यहाँ से ड्राइंग्स हटा देता हूँ तो आपको देखने मिलेगा यहाँ पे आपके पास एक बेटर ऑप्शन है। ये देखो, आपके पास यहाँ पे एक क्लियर विजन है। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, एक डाउनवर्ड ट्रेंड में था। यहाँ से जैसे ही अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हुआ, यहाँ पे आपको एक ब्रेकअप का ऑप्शन दिख रहा है, मतलब उस लेवल को, उस ट्रेंड को मार्केट ने ब्रेक किया और अपवर्ड डायरेक्शन के ट्रेंड में वो शिफ्ट हो चुका है। वैसे ही अगर आप यहाँ पे भी देखोगे आपको एग्जाम्पल्स देखने मिलेंगे। यहाँ पे मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, यहाँ पे आपको ब्रेक देखने मिला और मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट हुआ। आपको यहाँ पे ये इंडिकेटर यहाँ पे इंडिकेट करता है कि कब ब्रेक आने वाला है, तो उस हिसाब से मार्केट का कंडीशन चेंज हो सकता है। बट आपको डायरेक्टली इस इंडिकेटर के बेसिस पे ब्रेकअप या फिर ब्रेकडाउन के हिसाब से ट्रेड नहीं लेना है। आपको वेट करना है, आपको कंफर्मेशंस लेना है, आपको प्राइस एक्शन इसके साथ इंप्लीमेंट करना है और फिर जाकर आपको इसमें ट्रेड लेनी है। अब एक इसमें इंपॉर्टेंट सेटिंग है, दैट इज कि हम लोग उसके सेटिंग्स में चले जाते हैं। अब यहाँ पे आप प्रीसेट्स का ऑप्शन देख सकते हो। चार्ट प्राइम ने कुछ प्री मेड सेटिंग्स दिए हैं। अगर आप स्टॉक्स ट्रेड करते हो तो स्टॉक प्रीसेट यूज़ कर सकते हो, अगर आप फॉरेक्स ट्रेड करते हो तो फॉरेक्स प्रीसेट यूज़ कर सकते हो। लेकिन सच कहूँ तो मुझे इन प्रीसेट्स का कोई भी आइडिया नहीं है। मुझे नहीं पता चार्ट प्राइम ने ये सेटिंग कैसे डिसाइड की है, क्योंकि अलग अलग स्टॉक्स या फॉरेक्स पेयर पे अलग अलग तरीके से बिहेव कर सकते हैं। इसलिए बेस्ट यही है कि आप खुद अलग सेटिंग्स ट्राई करो और देखो क्या आपके लिए बेस्ट काम करता है। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन मिल जाएगा, दैट इज स्टाइल सेक्शन। अगर आप सिलेक्ट करते हो कि चैनल कैंडलस्टिक बॉडीज के बेसिस पर बननी चाहिए या कैंडलस्टिक के विक्स के बेसिस पर बननी चाहिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो विक्स ऑलरेडी था, जो डिफॉल्ट सेटिंग थी वो विक्स थी, तो मैं उसको विक्स ही रखूंगा। फिर आपको यहाँ पे थर्ड ऑप्शन देखने मिलेगा, दैट इज ब्रेक स्टाइल। यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको चैनल्स का ब्रेक किस बेसिस पे चाहिए, कैंडलस्टिक क्लोज पे चाहिए या उसके हाईज एंड लोज पे चाहिए। हाई एंड लो सेटिंग थोड़ी कंजर्वेटिव होती है, क्लोज सेटिंग्स ब्रेकआउट को थोड़ा जल्दी कंफर्म कर देती है। इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये हाई लो सेटिंग ही रखिए, तो आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से सेटिंग को एडजस्ट कर सकते हो और देख सकते हो कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। तो चलो अब हम अपने थर्ड इंडिकेटर पे आ जाते हैं। अब इस एग्जांपल के लिए भी मैंने बिटकॉइन का डेली चार्ट ओपन कर लिया है और यहाँ पे मुझे एक अच्छा बुलिश एंड बेयरिश दोनों सिनेरियोज देखने मिल रहे हैं। इस इंडिकेटर को ओपन करने के लिए एक बार इंडिकेटर टैब में जाना होगा, फिर उसके बाद में आपको सर्च करना होगा लक्स अल्गो। अगर आप लक्स अल्गो सर्च करोगे आपको बहुत से ऑप्शंस देखने मिलेंगे, बट आपको ये रेंज डिटेक्टर लक्स अल्गो सिलेक्ट करना होगा। बस ये एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है जहाँ पे आपको समझ जाएगा कि ये एक, यहाँ पे आप देख सकते हो एक बुलिश एक बियरिश दोनों एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। अब ये जो इंडिकेटर है ये ट्रेडिंग रेंजेस को डिटेक्ट करता है। ट्रेडिंग रेंजेस क्या होते हैं?
ट्रेडिंग रेंजेस बेसिकली हॉरिजॉन्टल ट्रेंड्स होते हैं जहां प्राइस साइडवेज मूव करता है और ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को डिफाइन करता है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि ये काम कैसे करता है। पहले ये इंडिकेटर डाटा कलेक्ट करता है ताकि एक प्रॉपर ट्रेडिंग रेंज कंफर्म हो सके। जब एक रेंज डिटेक्ट हो जाती है, आप देखोगे एक ग्रे वर्टिकल लाइन जो रेंज डिटेक्शन पॉइंट को दिखाता है। जब रेंज ब्रेक होती है तो हॉरिजॉन्टल लाइंस का कलर भी चेंज होता है। अगर प्राइस ऊपर ब्रेकआउट करता है तो आपको लाइन ग्रीन देखने मिलेगी, अगर प्राइस नीचे ब्रेक डाउन करता है तो आपको लाइन रेड देखने मिलेगी। अब मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। अगर आप इस ब्रेकआउट को देखो तो ब्रेकआउट से पहले प्राइस ने एक हायर लो बना दिया था जो रेजिस्टेंस के ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ाता है। इसी तरह ब्रेकडाउन से पहले प्राइस लोअर हाइज बना रहा था जो सिग्नल देता है कि सपोर्ट तोड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब इसका सेटिंग्स ओवरव्यू देख लेते हैं। अगर आप सेटिंग्स में जाओ तो आपको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस देखने मिलेंगे। फर्स्ट इज मिनिमम रेंज लेंथ। ये डिसाइड करता है कि कितने कैंडल्स का डेटा यूज करना है एक ट्रेडिंग रेंज को कंफर्म करने के लिए। छोटी रेंज चाहिए इसको 10 पर सेट कर सकते हो, बट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेंज चाहिए तो इसको 30 पे भी सेट कर सकते हो या उसे ज़्यादा पर भी सेट कर सकते हो। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप उसको 20 ही रहने दो। और उसके बाद में आपको यहाँ पे ATR लेंथ देखने मिलेगी। ये वोलेटिलिटी का एक मेजर होता है। स्टैंडर्ड वैल्यू 500 होती है और ज़्यादातर ट्रेडर्स इसी वैल्यू को प्रेफर करते हैं और मैं भी सजेस्ट करूंगा कि आप इसी वैल्यू पे स्टिक रहे। और इसके बाद देख लेते हैं हम लोग अपना लास्ट इंडिकेटर और ये एक प्रीमियम इंडिकेटर है। अगर आप फिर से इंडिकेटर्स टैब पर जाओ, ऑल चार्ट पैटर्न सर्च करो, ये ट्रेडिंग व्यू का एक बिल्ट इन इंडिकेटर है। प्रीमियम इंडिकेटर्स का इंपॉर्टेंस क्या होता है? चार्ट पैटर्न्स ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है, ब्रेकआउट्स आइडेंटिफाई करता है और ऑटोमेटिक टारगेट लेवल्स भी देता है। सेटिंग टैब से आप स्पेसिफिक चार्ट पैटर्न्स को इनेबल और डिसेबल कर सकते हो, लेकिन ये इंडिकेटर फ्री नहीं है। इसको यूज करने के लिए ट्रेडिंग व्यू प्रीमियम चाहिए जो बिल्कुल भी फ्री नहीं है। तो अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू प्रीमियम है तो आप ये इंडिकेटर यूज कर सकते हो, वरना आप इसको स्किप कर सकते हो और जो मैंने पहले 3 इंडिकेटर्स बताए हैं आप उस पे स्टिक रह सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आई होप सभी लोगों को कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा। और अपना प्राइस एक्शन का कोर्स यही खत्म होता है, बट आपकी ट्रेडिंग जर्नी नहीं। बट अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है और आप मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरी कम्युनिटी ज्वाइन करनी है जहाँ पे मैं और आप लाइव ट्रेड कर सकते हैं, मतलब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके अपने ट्रेड शेयर करूंगा आपको और आप वही ट्रेड्स कॉपी करके प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। अगर आपको मेरी कम्युनिटी ज्वाइन करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। और वहाँ पे मेरे साथ 14,000 लोग हैं जो मेरे साथ डेली लाइव ट्रेड करते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप ये अमेजिंग अपॉर्चुनिटी मिस करो। और अगर आपको जो नेक्स्ट वीडियो चाहिए, ICT, SMC जो भी वीडियो चाहिए, आप बस मुझे कमेंट कर दो और मैं नेक्स्ट कोर्स उसी पे लाऊंगा। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। आई लव यू ऑल। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।